अब की बार, जी हाँ अब की बार, नहीं, मुझे कितनी सीटों के पार कौन जाएगा ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई चुनावी नारा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कहने आया हूं कि अब की बार एक और चुनावी किस्सा है तैयार। जी हाँ, बात को समझो में एक बार फिर चुनावी किस्सा लेकर आपके सामने हम हैं अमरउजाला.com पर। मैं हूं जयदीप कर्णिक और देश में चुनावी तारीखों का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन माहौल चुनावी हो चुका है। भारत रत्नों की बौछार हो रही है। 5 भारत रत्न घोषित हो चुके हैं। 5 सालों में जो होने थे वो एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। और चुनाव आ चुके हैं तो जब चुनाव शुरू हुए थे उन किस्सों को खंगालना, उसके इतिहास में जाना, उनके दिलचस्प तथ्यों को जानना हमेशा ही अच्छा लगता है। पिछली बार के चुनावी किस्से को आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया। पहला चुनाव कैसे हुआ, कैसे पहले सेन साहब जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान नहीं था, वो तो बाद में हुआ TN शेषन के समय, लेकिन कैसे उनके सामने कठिनाइयाँ थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, चुनाव चिन्ह तय हुए, उसके आगे भी बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। अब फिलहाल चुनावी माहौल गरमाने लगा है, गठबंधन बनने और टूटने लगे हैं, हर कोई अपने समीकरण साधने में लगा है, और इस सब के बीच एक नए चुनावी किस्से के साथ हम फिर से हाजिर हैं। पिछले चुनावी किस्से में हमने देश के पहले चुनाव की तैयारियों की बात की थी, और आज बात उसी पहले चुनाव के कुछ अन्य रोचक पहलुओं की हम कर लेते हैं। देश के पहले चुनाव में कई प्रयोग हुए थे। ऐसा ही एक प्रयोग था चुनाव में इस्तेमाल की गई मतपेटियों का। हमने बताया कि कितना इस्पात गलाना पड़ा, कितने रिम कागज लगे, लेकिन मतपेटियों का वो दौर जब तय किया गया कि मतपेटियां बनाई जाएंगी, बहुत दिलचस्प था। और आज के दौर में जब आप EVM से वोट डालते हैं, तो EVM से पहले जिन्होंने वोट डाला है वो जानते हैं कैसे एक मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह दिए होते थे। इनमें से अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के आगे मतदाता को मोहर लगानी होती थी। इसके बाद मतपत्र को मोड़कर मतपेटी में डालना होता था। स्थानीय निकाय के चुनावों में कई जगह अभी भी इसी तरह से मतदान होता है। दुनिया के कई देशों में अभी भी EVM नहीं आई है। हमने बताया था आपको, मतपत्र से ही चुनाव होते हैं, लेकिन देश के पहले चुनाव में इन दोनों ही तरीकों से मतदान नहीं हुआ था। उस चुनाव में चुनाव आयोग ने बहुउद्देशीय मतपेटी का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, बहुउद्देशीय मतपेटी, इसे हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उस चुनाव में एक मतदान केंद्र पर इस्पात की कई पेटियां रखी गई थी। हर पेटी पर एक पार्टी का चुनाव चिन्ह अंकित था। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सीट पर 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो वहां के हर मतदान केंद्र पर 10-10 मतपेटियां रखी गई। आप सोच सकते हैं, शुरुआत में यही तरीका इजाद किया गया ताकि बाद में जो उनको छांटना है पत्रों को अलग अलग उम्मीदवार के हिसाब से, उसकी छटाई मतदान के स्तर पर ही हो जाए, ये सोचा गया। लेकिन बाद में निश्चित ही समझ में आया कि व्यवहारिक तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो कितनी सारी मतपेटियां लगेंगी। तो ये, लेकिन पहले चुनाव में प्रयोग इसी तरह का हुआ था। हर मतपेटी पर एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित था। इस तरह से लाइन से रखी गई 10 मतपेटियों पर 10 उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह अंकित थे। मतदान केंद्र पर पहुंचा मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाली मतपेटी में आसानी से अपना मतपत्र मोहर लगाने के बाद डाल सकता था। मतलब जो सेग्रीगेशन, जो सॉर्टिंग, जो विभाजन, जो अंतर बाद में होना चाहिए था, वो पहले ही कर दिया गया था। ये पहले चुनाव का किस्सा था। और एक और बात आपको बता दें कि जब देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे, तब लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभाओं के भी चुनाव हो रहे थे। ऐसे में लोकसभा की तरह ही विधानसभा सीट पर खड़े उम्मीदवारों के लिए भी मतपेटियों की एक लाइन अलग से लगाई दी गई थी मतदान केंद्रों में। और वो तस्वीरें आप देखिए जो मेरी इस बात और मेरे इस वीडियो के साथ चल रही, वो आपको बताएंगी। बहुत ज़्यादा तस्वीरें उस समय की उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन चुनाव आयोग के आर्काइव से हमें जो तस्वीरें मिली हैं, उनके जो संदर्भ हैं, वहाँ से हमको तस्वीरें मिली, वो दिलचस्पी से इस पूरे किस्से को बयान करती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। ये तस्वीर बताती है कि पहले चुनाव का नज़ारा कैसा रहा होगा, जहाँ मतदाता को अपना वोट डालना है। इस तरह अगर किसी विधानसभा सीट पर 10 उम्मीदवार हैं और उससे संबंधित लोकसभा सीट पर भी 10 उम्मीदवार थे, तो कुल 20 मतपेटियां उससे संबंधित हर मतदान केंद्र पर रखी गईं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में मतदान सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उसे संभालना कितना मुश्किल और कितना मेहनत का काम रहा होगा। हालांकि ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त देश की 85% आबादी अशिक्षित थी, साक्षर नहीं थी, वो मतपत्र को पढ़ने में असमर्थ थी।
मतदाता गलती नहीं कर दे, इसलिए हर चुनाव चिन्ह की मतपेटी रखी गई थी। यहाँ जिस चिन्ह पर उन्होंने वोट दिया है वो चिन्ह उनको मतपेटी पर दिखाई देता था। अगर उनको यहाँ हल्दर किसान दिख रहा है तो वहाँ भी वही दिखेगा। दिया दिख रहा है, जो हमने कहा कि उस वक्त तय किए गए चुनाव चिन्ह थे, तो वहाँ भी दिया दिखाई देगा। आज के संदर्भ में हाथ का पंजा, कमल का फूल या हाथी या इस तरह के अन्य साइकिल, ये चुनाव चिन्हों से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। वो मतपेटी पर ही बना दिए गए थे। अगर आपने हाथ के पंजे पर मोहर लगाई है तो उस सामने पेटी पर उससे मिलान करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो अपना मत वहीं पर डाल सकते थे। इसी तरह उन्होंने अगर कमल के फूल पर वोट दिया है तो सामने पेटी पर उसका चिन्ह देखकर उसमें अपना मत डाल सकते थे। हालांकि एक और समस्या थी, वो थी फर्जी मतदान की। इसे रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्याही का आविष्कार किया। यह स्याही मतदाता की उंगली पर लगाई जानी थी। इसे इस तरह से तैयार किया गया था कि लगने के बाद यह 1 सप्ताह तक मिटाई नहीं जा सकती थी। आज भी यही विशेष स्याही वोट डालने वाले मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें देश के चुनाव में, पहले चुनाव जो 52 में हुए थे तब से अब तक बदल गई, पर नहीं बदली है तो उंगली पर लगने वाली स्याही। क्योंकि अगर आपकी उंगली पर स्याही लगी है मतलब आप वोट दे चुके हैं। तो कोई एक व्यक्ति अगर बार बार वोट देने जाएगा तो वो पकड़ा जा सकता है इस अमिट स्याही, जो अमिट स्याही एक निशान है कि आप वोट देकर आ चुके हैं उससे। लेकिन हाँ, कुछ लोग कोशिश करते हैं इसके साथ भी फर्जीवाड़ा करने की। लेकिन अभी जो सख्ती है, जिस तरह से मतदाता परिचय पत्र बने हैं, कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी की जद में आप होते हैं, जो मतदान अधिकारी हैं वो घर घर घूमकर लोगों को चिन्हित और करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तो उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आगे और भी कदम उठाए गए हैं। बहुत कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदली है तो वो अमिट स्याही। देश के पहले चुनाव के दौरान इस स्याही की 3,89,816 छोटी बोतलें इस्तेमाल में लाई गई थी। जी हाँ, अमिट स्याही जो आज तक काम में आती है और वैज्ञानिकों की इजाद अब तक चल रही है, तो उसकी 3,89,000 से ज़्यादा बोतलें इस्तेमाल में ली गई थी पहले चुनाव में। आज भी हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग अलग अलग तरह के जागरूकता अभियान चलाता है। लेकिन जब पहला चुनाव हुआ था तब लोगों को जागरूक करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी। 1951 में चुनाव आयोग ने साल भर लोगों को फिल्म और रेडियो के माध्यम से जागरूक करने का काम किया था। देश भर के 3000 सिनेमाघरों में मतदान प्रक्रिया पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसमें न सिर्फ वोट डालने के बारे में बताया गया, बल्कि मतदाताओं के क्या कर्तव्य हैं यह भी दिखाया गया। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी यानी हमारी जो विविध भारती है उसके द्वारा कई कार्यक्रम भी किए गए। इनके जरिए भी मतदाताओं को जागरूक किया गया। इन संदेशों में संविधान, वयस्क मताधिकार का उद्देश्य, मतदाता सूची की तैयारी से लेकर मतदान प्रक्रिया तक की जानकारी दी जाती थी। दरअसल देश के पहले चुनाव में भी कई तरह की विविधता थी। पुराने चुनाव नतीजे भले ही कांग्रेस के वर्चस्व की कहानी कहते हैं, लेकिन देश के पहले चुनाव में भी राजनीतिक दलों और नेताओं में गजब की विविधता थी। सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने मैदान में कई नई पार्टियां खड़ी थी जो कुछ महान नेताओं द्वारा बनाई गई थी। वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाली प्रमुख पार्टी थी जेबी कृपलानी की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी। वहीं दक्षिण पंथ की ओर झुकाव रखने वाला जनसंघ भी चुनाव के मैदान में था। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक समय पंडित नेहरू की केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। उसी तरह उस जमाने की अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले महान वकील बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे। लेकिन उन्होंने भी चुनाव के वक्त अनुसूचित जाति महासंघ को मजबूत करने के लिए सरकार से इस्तीफा दे दिया था। अपने चुनावी भाषणों में उन्होंने निचली जातियों के विकास पर बहुत कम ध्यान देने के लिए भी सरकार की तीखी आलोचना की थी। मतलब शुरुआत में तो चूंकि सरकार जो अंतरिम बनी थी उसका गठन होना था, उसी ने सब चीज़ें तय की। नेहरू जी उसके प्रधानमंत्री थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे। उनके साथ अलग अलग विचारधाराओं के लोग जुड़े। देखिए कितनी दिलचस्प है भारत की राजनीतिक धारा। अलग अलग विचारधारा के लोग आज़ादी के बाद इकट्ठे आए। चूँकि हम आज़ाद हो गए 47 में, तो देश को चलाना था, देश की नीतियाँ तय करनी थी, देश कैसे चलेगा ये तय करना था। सारी अलग विचारधाराएं एक साथ आ गई। 50 में गणतंत्र बना, संविधान हमने अंगीकृत कर लिया। अब इस संविधान के अनुसार चुनाव होने थे, प्रक्रिया शुरू हुई। सोचा गया था कि 51 के बसंत में चुनाव होंगे, नेहरू जी चाहते थे, जो हमने पिछले किस्से में आपको बताया था। नहीं हो पाए, 52 में हुए। लेकिन जब चुनाव सामने आए तो जो अलग विचारधाराएं इस देश को आज़ादी के बाद कैसे चलाया जाना है तय करने के लिए इकट्ठी हुई थी, वो चुनाव के समय अलग इसलिए हुई क्योंकि वो अपने वोट बैंक से उसी तरीके से बात करना चाहती थी। मतलब अपने वोट बैंक को साधने की ये रीत
नई नहीं है। पहले चुनाव से इसकी नींव सामने दिखाई दे रही थी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल पूरी तरह अलग से दक्षिण पंथ की विचारधारा के थे, और आज तो खैर वही विचारधारा सत्ता पर है मोदी सरकार के नेतृत्व में और देश का शासन चला रही है। लेकिन उस समय सोचिए किस तरह का परिदृश्य रहा होगा और किस तरह की चुनौतियां इस सब राजनीतिक विचारधाराओं के साथ उस चुनाव को अंजाम देने की थी। नेहरू जी के सामने जो चुनौतियां थी उनको भी सोचा जा सकता है कि कभी सहकर्मी, सहयोगी और मंत्रिमंडल के साथी रहे लोग अब अपनी विचारधारा का झंडा बुलंद करके अलग से उन्हीं के सामने उनके प्रतिद्वंदी बनकर चुनाव लड़ रहे थे। पार्टियों की सूची में कई क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल थी। इनमें मद्रास की द्रविड़ कड़गम, पंजाब में अकाली दल और बिहार में झारखंड पार्टी जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। द्रविड़ कड़गम तमिल गौरव को बढ़ावा देने की नीति पर चुनाव लड़ रही थी। इसी तरह अकाली दल सिखों की बात करने वाली पार्टी थी, तो झारखंड पार्टी बिहार से अलग आदिवासियों के लिए एक अलग प्रांत की मांग कर रही थी। मतलब पहले चुनाव से ही झारखंड की मांग का झंडा बुलंद था और आखिरकार झारखंड बन चुका है। अब तो वो एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व है और वहाँ की राजनीति झारखंड की एक अलग चर्चा का विषय है। बहरहाल वामपंथी पार्टी के कुछ अलग हुए धड़े भी चुनाव मैदान में थे। इसी तरह हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के नाम से दो हिंदूवादी दल भी चुनाव लड़ रहे थे। इन सभी पार्टियों के नेताओं ने सालों तक राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लिया था। इनमें से कुछ राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए तो कुछ कम्युनिस्ट आंदोलनों में जेल भी जा चुके थे। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में इस चुनाव के बारे में लिखते हैं कि एसपी मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता लाजवाब वक्ता थे। उनके भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके तर्क मानने पर मजबूर भी हो जाते थे। चुनावों से पहले राजनीति शास्त्री रिचर्ड पार्क ने लिखा कि दुनिया के किसी भी देश में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दों के नाटकीय प्रदर्शन, राजनीतिक भाषण कला और राजनीतिक मनोविज्ञान पर अपने अधिकार का इतना जबरदस्त प्रदर्शन नहीं किया है जितना भारत में हुआ है। तो शुरू से ही एक अलग तरह की विद्वता, एक अलग तरह की बौद्धिकता भारतीय चुनावों में देखने को मिली है। विद्वान लोग, वक्ता लोग अपनी बात को अच्छी तरह से जनता के सामने की कला में हुनरमंद, माहिर और प्रखर वक्ता लोग उस समय चुनाव के मैदान में थे और इसकी प्रशंसा हर तरफ हुई। कुछ अन्य किताबों में भी इस तरह का जिक्र हमको मिलता है। चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही थी। पार्टियां और प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। दृश्य श्रव्य माध्यमों का भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा था। जैसे चुनाव आयोग ने उपलब्ध माध्यमों का उपयोग किया जागरूकता फैलाने के लिए, उन्हीं माध्यमों का उपयोग राजनेता भी कर रहे थे। चुनाव प्रचार जब उफान पर था तो हर जगह पर्चे और पार्टी के प्रतीक चिन्ह लगा दिए गए थे। चुनाव प्रचार का यह शोर जब थमा तब शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया की भी बड़ी ही रोचक कहानी है। देश के पहले चुनाव के दौरान मतदान से लेकर मतगणना तक कई किस्से हैं जो बहुत दिलचस्प हैं और उन किस्सों को हम अगली कड़ी में चुनावी किस्सों के साथ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। चुनावी किस्सों की ये कड़ी, ये श्रृंखला, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको ये कैसा लग रहा है? कोई ऐसा चुनावी किस्सा जो आपके जहन में हो, आप साझा करना चाहते हो तो ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में हमको उस किस्से की जानकारी लिख भेजिए। उस पर हमारी जो शोध करने वाली टीम है, रिसर्च टीम है, वो जानकारी जुटाकर उस किस्से को बेहतर तरीके से बात को समझाने के लिए आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई चुनावी किस्सा है तो हमको ज़रूर बताइए। जो किस्सा हम आप तक लेकर आ रहे हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी और राय है वो भी बताइए। आप लगातार देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।